देख रहे हैं। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज कांग्रेस में दो खबरें हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो कि अपनी सदस्यता सांसद की गंवा चुके हैं, उसके बाद आज पहली बार वो वायनाड पहुंचे। वहां पर रोड शो एक तरीके से दोनों भाई बहन ने किया। काफी दिनों के बाद ये एक प्रदर्शन रखने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई थी वायनाड में, और उसके बाद दिखाने की भी कोशिश थी कि अभी भी कितना जन समर्थन या लोग उनके साथ में आते हैं। लेकिन टीआरपी या ये कहें कि जो आज यूएसपी थी वो कहीं और ही शिफ्ट हो गई कांग्रेस पार्टी की। हर बार तो होता है कि जब राहुल गांधी का कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो सारी पार्टी की पूरी जान लग जाती है इस काम को करने में कि सारी टीआरपी, कैमरे का फोकस, खबरों में, ट्विटर पर, सब जगह वही दिखाई दे। लेकिन आज फोकस चला गया राजस्थान, जहां पर कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार यानी अशोक गहलोत, अब अपनी ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अशोक गहलोत तो उनके अपने नहीं हैं। दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन पर बैठे थे। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना ये धरना अनशन खत्म भी कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी पार्टी के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। अगर होते तो वो पार्टी फोरम में रखते, लेकिन उनके मतभेद तो इस बात को लेकर के हैं कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते हुए राहुल गांधी संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करते हैं, तो जब राजस्थान में यह मुद्दा सचिन पायलट इतने समय से उठा रहे हैं, लगभग 1 साल से, तो उनके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है? इसलिए उनको आज मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो टीआरपी वहां चली गई। अब एक सनसनीखेज खुलासा जो कुछ कांग्रेस पार्टी के वो नेता कर रहे हैं, जो कह रहे हैं खुद को कांग्रेस के नेता, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे दो गुट तो बन ही चुके हैं। तो अब जो प्रियंका गांधी के गुट के लोग हैं वो एक तरीके से सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए हैं, और दूसरी तरफ एक गुट है जो कि अशोक गहलोत के साथ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि पार्टी के अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो क्या अब ये जो लड़ाई है राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, कर्नाटका की और तमाम उन राज्यों की जो कि पंजाब से भी शुरू हुई थी, वहां सबकी लड़ाई अब ये दो खेमे जो कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं उन पर आकर टिक गई है या वो सतह पर आ गई है? इस पर आज जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको यह भी बता दें कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक उन्होंने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, एक था लोकतंत्र, कभी हुआ करता था जिसमें अपनी बात कहने का अधिकार था। ये उन्होंने वीडियो जारी किया है। तो आज जो ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का, जो राजस्थान से लेकर कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ तक दिखाई दे रहा है, इस पर भी जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान और टाइमलाइन देख लेते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी। ये कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के साथियों को चाहना होगा कि कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब लगभग साल भर से कम का। मैनेज कर पा रहे हैं तभी तो हम सब साथ हैं। मत के अंतर हो सकते हैं, मत अंतर हो सकते हैं और रहते हैं। परिवार है, उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में मत में अंतर रहता है, पिता माता और पुत्र बेटियों के बीच में मत का अंतर रहता है। ये मत के अंतर रहते हैं,
लेकिन परिवार हमारा अभी बना हुआ है। चाल इस सरकार की खराब है, लेकिन चेहरा बदनाम राजस्थान का हो रहा है पूरे देश में। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहाँ महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते। तो प्रतिशोध की ये कोई भावना नहीं है जिसकी बात यहां पर की जा रही है। इस खबर पर हम लौटेंगे और बेहद ही खास मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ने ही वाला है, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन इस वक्त जरा सीधे आपको लिए चलते हैं कटरा, जहां पर कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वहां कुछ योजनाओं को लेकर वो वहां पहुंचे हैं। आज कुछ तस्वीरें भी उनकी ट्विटर पर आई थी, जरा देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। हमने आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के चेयरमैन थे, उनसे आग्रह किया और उनके सहयोग से हमने इसके ऊपर एक स्पर्धा ली और उसमें जो डिज़ाइन अच्छे आए, ऐसे पहले 3 डिज़ाइनों का प्रेजेंटेशन मनोज जी ने मेरे सामने और मनोज जी के सामने किया। इस कमेटी ने जो पहला नंबर जिसको दिया था, ये पूरे डिज़ाइन देखने के बाद शायद जितेंद्र सिंह जी भी उस समय थे, और जो पहला नंबर था वही डिज़ाइन हमें सबको एकदम पसंद आया और हमने उसको स्वीकृति दी। और मैं मानता हूँ कि ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट होगा। ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, तो वर्ल्ड लेवल का अच्छा मल्टी मॉडल हब बन रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये डिज़ाइन भी अच्छा है और उसका काम टेंडर अभी निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके इसका भूमि पूजन करेंगे और ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की ओर से कटरा के लिए एक बहुत बड़ी भेंट होगी। और दूसरी भेंट है, उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। जम्मू कश्मीर में हमारे मंत्रालय की तरफ से करीब 1,30,000 करोड़ के विकास कार्य हम कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक हमने 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। जम्मू कश्मीर में करीब 75,000 करोड़ की लागत से 1700 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग विशेष रूप से 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर की लंबाई में 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कर रहे हैं। 41, आप समझ लीजिए कि 2, 4, 5, 6 नहीं, हम 41 टनल बना रहे हैं। और उसमें आप सबके लिए अभिमान है कि आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल, जो कारगिल के नीचे है, जो बाल्टाल है, जहाँ से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। कल हम वही थे, हमारे मनोज जी थे, डॉक्टर साहब थे, जितेंद्र सिंह जी थे और सब ने हमने उसका निरीक्षण किया और उसका करीब 38% काम पूरा हुआ है। उसके बाद में जो झेड़मोर टनल है उसका भी काफ़ी काम पूरा हुआ। अक्टूबर में आधा रोड और टनल शुरू करने के बारे में हमें आदरणीय एलजी साहब ने आदेश दिया है और अक्टूबर में हम उसको भी खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पहाड़ी है और आपको पता है कि वर्ल्ड में जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, इसके अनेक प्रकार की बातें वहाँ होती है। तो हमने उस समय जम्मू कश्मीर में करीब 18 रोप वे और केबल कार के प्रपोजल मंजूर किए हैं, करीब 5,000 करोड़ के, और उसमें से काफ़ी कामों की जल्दी शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सीआरएफ के तहत 4,500 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री, उनके संबोधन में। And taken it to the next level, where we are looking at an expanded engagement in trade, in technology, in tourism and in investment.
We are both very concerned nations for a stable global economic order. We both believe in consensus and cooperation, both at the regional and global level. I believe this friendship between our leaders, our businesses, and the people of the two countries are a force multiplier for global good. And I'm grateful to the huge support we have received from all of you present in this room here today in further strengthening this bond of friendship and trust between the two countries through your relentless efforts to grow the trade and economic partnership. I have with me today some of the top leaders of Indian industry representing a wide variety of sectors, whether it's banking, automobile, auto components, textile sector, robotics, technology and paints. From the auto component industry as well as the large commercial vehicle segment, we have the renewable and clean energy sector here, as well as industry from the pesticides, agrochemicals and agro-related products. We have the telecom sector, the real estate sector represented here, and I hope I'm not missing out on anybody given the lights. We have large amount of India's in ceramics. तो चलिए, जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं एक बार उसी पर फिर से लौट कर आते हैं। अभी आपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुना जो कि अपना संबोधन दे रहे थे, लेकिन बात जरा कांग्रेस पार्टी की। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं और नेता हैं राजस्थान बीजेपी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और जिस कैंप की मैं बात कर रही थी उस कैंप में से किसी एक कैंप के करीबी होने का एक सबको पता है उनके बारे में। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मैं ज़रा विजय कौशिक जी, ये जो आज सब कुछ हुआ है राजस्थान में, इसको बगावत तो नहीं कहेंगे ना आप? क्योंकि उन्होंने कह दिया कोई मतभेद नहीं है, सचिन पायलट ने कह दिया कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। आवाज नहीं आ रही विजय कौशिक जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सचिन पायलट ने जो अपनी बातें रखी हैं उनको लेकर पार्टी हाईकमान द्वारा कल भी उनसे कहा गया था कि भाई आपके पास जो भी सबूत हैं आप पार्टी को दीजिए और निश्चित तौर पर गैरत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन वो जिस तरह की भूमिका देश के सामने रख रहे हैं वो कालिदास की भूमिका है, जिसमें कालिदास जिस टहनी पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी समझ नहीं पा रहे कि वो कर क्या रहे हैं। वो अपनी अति महत्वाकांक्षाओं में अपना नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि पार्टी तो जनसेवा के सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का गलत कार्य जब सरकार में पार्टी में स्वीकार है ही नहीं, तो उस मुद्दे पर सचिन पायलट द्वारा इस तरह के मुद्दे उठाना गलत है। उन्हें ये सबूत जनता की अदालत में भी रखने चाहिए थे, लेकिन आज भी उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए। 4 पेज की चिट्ठी कम सबूत होती है जो वो लगातार लिखते आ रहे हैं अशोक गहलोत को। 2 दिन पहले भी उन्होंने वो चिट्ठी वायरल की थी। उन्होंने बताया कि लगभग 1 साल से वो चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, सबूत देते आ रहे हैं। और कैसे सबूत देने चाहिए? नहीं, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और चिट्ठी लिखना कोई सबूत नहीं होता है। और इससे पहले भी वो भाजपा की कहीं ना कहीं हाथों में खेलते हुए सरकार को गिराने की कोशिशें कर चुके हैं। फिर भी पार्टी हाईकमान द्वारा हमेशा उन्हें कहा गया कि भी आप सब्र रखिए। आज स्थिति यह है कि भी जो मैक्सिमम विधायक है वो गहलोत जी के साथ हैं। उन परिस्थितियों में अगर 15-20 विधायक आपके साथ हैं तो उनके दम पर हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। तो पार्टी की क्या मजबूरी है सचिन पायलट की कारगुजारियां जो आप बता रहे हैं उनको सहने की? क्या मजबूरी है पार्टी की? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। हम सचिन पायलट को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, इसलिए हमारी कोशिश है कि वो सुधर जाएं, वो मान जाएं।
और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि राहुल गांधी जी ने जिनको सिरासत पर बिठाया, उन्हें दिल में जगह दी, उन लोगों ने ही राहुल गांधी जी के लिए परेशानी खड़ी की, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो अपने सचिन पायलट हो, चाहे वो अशोक तंवर हो। तो जो कथित रूप से दावा किया करते थे कि भाई हम राहुल गांधी जी के दोस्त हैं, वही बीच में छोड़ा घोंपने का अगर काम करेंगे तो इन लोगों को तो जनता भी माफ नहीं करेगी। और हम तो फिर भी गले लगा रहे हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी। हम आज भी सचिन पायलट जी से कह रहे हैं कि भाई चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, जनता के बीच में जाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए, काम कीजिए। आपके काम में दम होगा तो निश्चित तौर पर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये गारंटी लेना, ये इस तरह की दावेदारी जनता के बीच में जाकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए करना, ठीक है, गलत है। तहसीन पूनावाला, तो तहसीन पूनावाला जी, विजय कौशिक जी जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के दोस्त बनने का जो दावा करते हैं वही उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आपके मैंने आज सुबह से कई सारे ट्वीट देखे और कई सारे रिप्लाईज भी देखे जो आप लगातार कर रहे हैं आज इस मुद्दे पर। तो आप तो एक तरीके से मुझे लग रहा है सचिन पायलट के साथ हमदर्दी रखते हैं, उनकी बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं, मुझे ऐसा लगा आपके ट्वीट्स देखकर। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी हमदर्दी और मेरे वोट हमेशा सिर्फ गांधी परिवार और राहुल जी और प्रियंका जी के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, सचिन मेरा बहुत करीबी दोस्त है, ज्योतिरादित्य जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति ये होती है कि आप कभी भी किसी से ब्रिज ना जलाओ, राजनीति होती है कि आप दोस्ती बनाए रखो। ये पहली बात है, राजनीति का पहला उसूल। और यहाँ पे हर्षवर्धन जी को मैं देख रहा हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत वरिष्ठ है ये। राजनीति में कभी भी आपको ब्रिज नहीं जलाना चाहिए। अब राजस्थान को पंजाब बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ये कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं। बिल्कुल कुछ चीजें हैं जो सचिन पायलट जी चाहते हैं, कुछ चीजें हैं जो अशोक गहलोत जी चाहते हैं। तो नेतृत्व का ये कर्तव्य है कि दोनों नेता, और दोनों बहुत बड़े नेता है, राजस्थान के बड़े नेता है, उनको बिठाकर इस मुद्दे को सॉल्व करिए। ये पहली बात है, पंजाब जैसा। दूसरी बात, आप परसेप्शनली देखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, आपने सचिन पायलट के खिलाफ एक नोटिस कल रात को या एक स्टेटमेंट कल रात को निकाला, जबकि सचिन पायलट प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। तो ये परसेप्शनली क्या बनता है? परसेप्शनली ये बनता है कि सचिन पायलट भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस उनको रोक रही है। तो ये पॉलिटिकली भी सुसाइड आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं जहां तक सचिन को जानता हूं, सचिन नहीं जाना चाहता है कांग्रेस छोड़। मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसके कुछ एम्स हो गए, एम्बिशंस हो गए, और वो होना गलत बात नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि सबसे बड़े नेता राजस्थान के अशोक गहलोत जी, सेंट्रल लीडरशिप का एक कर्तव्य है कि इन दोनों नेताओं को बैठकर एक रास्ता निकाले। मैं एक लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करूंगा। ये नहीं कि भाजपा में दिक्कतें नहीं, भाजपा राजस्थान में बहुत दिक्कतें, बहुत इनफाइटिंग, लेकिन मोदी जी ने उसे सॉल्व करने की कोशिश की। आप अगर आसाम की बात करें तो सोनोवाल जी और हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बीच में बहुत दिक्कत थी। आप जानते कि आसाम भाजपा जीतने के बाद सोनोवाल जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, कई दिन तक उनको अपॉइंट नहीं किया गया। लेकिन आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप कैसे भी सॉल्व करो, इसे सॉल्व कीजिए, पब्लिक डोमेन में सॉल्व कीजिए, ट्रांसपेरेंटली सॉल्व कीजिए, और दोनों नेताओं को साथ में लाए। ये आपका कर्तव्य है, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में खत्म हो जाए। 2023 की बात नहीं है, 2024 में। अब एक लास्ट लाइन होगा, 2024 में कितने लोकसभा सीट जीतेगी कांग्रेस राजस्थान में अगर ये दोनों कद्दावर नेता लड़े? तो ये जरूरी है, इसको सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सोचो। और ये नरसिम्हा राव जी वाला फॉर्मूला है, कुछ ना करना है, इसे बंद करो। लक्ष्मीकांत जी, इसमें कोई रोल है क्या बीजेपी का? ये जो बात यहाँ विजय कौशिक जी कह रहे हैं, किस तरफ जा रहा है राजस्थान? क्योंकि सचिन आपकी पार्टी में भी एक क्राइसिस का दौर तो दिख रहा है, चेहरे नहीं है वहां पर। तो क्या सचिन पायलट के रूप में कुछ मोहरा फेंकने की और तलाशने की कोई कोशिश है क्या बीजेपी में? देखिए, राजस्थान के कांग्रेस के नेता तो हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारे पास कई सारे चेहरे, तो चेहरे नहीं है इसकी तो हम बात ही नहीं करें। ये आरोप नहीं होता, ये तो तारीफ होती है, कई सारे चेहरे हैं, इसमें आरोप क्या है? आरोप लगाते हैं कि हमारे पास मुख्यमंत्री के कई सारे चेहरे हैं, हम एक को घोषित नहीं कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं, तो इसलिए हम तो उस पर तो जा ही नहीं रहे हैं। बात देखिए क्या है कि जब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 2018 में, ये तब से ये नोटंकी चल रही है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखिए, अब सचिन पायलट को दोष दे रहे हैं यहाँ बैठकर ये लोग। थोड़े दिन पहले, 4 महीने पहले, ये जो खड़गे जी हैं आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, ये पर्यवेक्षक बनकर आए थे राजस्थान, जब एक तरीके से घोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले थे अशोक गहलोत जी। तो उस वक्त ये पर्यवेक्षक बनकर आए थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने। ये 8 घंटे तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर में बैठे रहे। राजस्थान के 100 एमएलए वहां से हटकर किसी और मंत्री के घर पर इनके खिलाफ मीटिंग करते रहे, खड़गे जी के खिलाफ। तो ये अनुशासनहीनता तो सचिन पायलट कम कर रहे हैं, अशोक गहलोत ज्यादा कर रहे हैं। और ये देखिए कि जो होने वाले अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वही कांग्रेस से बागी हो गए।
तो उन्होंने कैसे कांग्रेस के आलाकमान को अपने आप के लिए संतुष्ट किया है, कैसे उनके लिए तैयार किया है। उसके बाद सचिन पायलट के साथ जो हुआ है, जिसके खिलाफ उनको फिर अब धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो कांग्रेस के आलाकमान ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई राजस्थान की जनता के लिए नहीं है, ये लड़ाई किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है। ये लड़ाई दो चीजों के लिए है। एक व्यक्ति है जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और ये आज की लड़ाई नहीं है, जिस दिन से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उसी दिन से चल रही है, और उसको भोग रही है राजस्थान की जनता। आप 4.5 साल में राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि वो किन किन मामलों में देश में अव्वल स्थान पर आकर खड़ा है। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेताजी यहाँ बैठकर बोल रहे थे कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं है राजस्थान में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान आज नंबर 1 पर है। और मैं इसको कहने की जरूरत नहीं है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा, जो किसी सरकार के पर्यटन मंत्री है, और राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर मंत्री है, पूर्व मंत्री रहे भरत सिंह जी, विधायक हैं भी, वो राजस्थान के खान मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। और बहुत सारे विधायक अपनी ही सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो राजस्थान की सरकार किस तरह काम कर रही है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के नेता खुद बता रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट है, सचिन पायलट विधायक है, और सचिन पायलट लगभग 1.5 साल तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे सरकार बनने के बाद, आज भी विधायक है। तो जब राजस्थान के विधानसभा के सारे सेशन खत्म हो गए, तब उनको याद आया कि उनको ये सब चीजों को उठाना चाहिए। वो तो विधायक है, राजस्थान की विधानसभा में कभी भी इशू उठा सकते थे, कभी भी सवाल लगा सकते थे, कभी भी मुख्यमंत्री से उसका जवाब चाह सकते थे। लेकिन उद्देश्य ये सब कुछ है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। वो केवल और केवल अपने आप मुख्यमंत्री की लड़ाई में बने रहने के लिए सब कर रहे हैं। और कांग्रेस का ये खेमा हो चाहे कांग्रेस का वो खेमा हो, केवल सत्ता की लालसा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये एक्चुअली तो जो जहां तक मेरी समझ है, ये 4-5 दिन पहले जब पोस्टरबाजी शुरू हुई, चौथी बार गहलोत सरकार, ये गहलोत समर्थकों ने जब वहां पे पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, नारे देने शुरू कर दिए, तब से ये मामला फिर से तूल पकड़ना शुरू हुआ। हालांकि अंदर खाने तो चल ही रहा था, लेकिन मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आज की टीआरपी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने बटोरी है या सचिन पायलट ने बटोरी है? देखिए रीमा जी, कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि सचिन पायलट और राहुल गांधी के टीआरपी पर या कौन कितना दिख रहा है, किसकी चर्चा हो रही है, ये बात हम लोगों को करनी पड़ेगी। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आज सबकी नजर इसी पर रही, खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी नजर इसी पर रही होगी। लेकिन वो नजर जिस तरह से होनी चाहिए थी, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, तो आला कमान जो होता है या शीर्ष नेतृत्व जो होता है, वो हमेशा ऊपर से देखता है, उसको सब कुछ बहुत साफ साफ दिखना चाहिए, उसके लिहाज से वो रणनीति तय करता है। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व एक बराबर आमने सामने खड़े होने की स्थिति हो जाए, तो वही होता है जो अशोक गहलोत के चुनाव के समय के अशोक गहलोत रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर्यवेक्षक गए दिल्ली से, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत बराबर खड़े हो गए। और जब बराबर खड़े हो गए तो जाहिर है कि वो भला क्यों मानते फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात। और ये कोई आज से नहीं चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक राज्य में चुनाव में है और जिस कर्नाटक में चुनाव में है, वहां पर भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का संघर्ष कोई बेंगलुरु जाए उसको पता चल जाएगा, दिल्ली में हो सकता है उतनी आहट ना आती हो। और ये कहा जा सकता है कि किसी भी पार्टी में जब नेता होते हैं तो उनके बीच में संघर्ष होता है, लेकिन जब टॉप लीडरशिप है, जिसको शीर्ष नेतृत्व कहते हैं, अगर वो वर्कर को ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा, अतीत में जी रहा है, तो कांग्रेस का आला कमान आज भी अतीत जीवी है। अशोक गहलोत बड़े नेता हो, वो जादू चला देते हैं, लेकिन भविष्य कहां दिख रहा था, वर्तमान कहां दिख रहा था। और कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्तमान और भविष्य को लगातार अपमानित किया, अपमानित होते देखा, यहां तक कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भरोसा देने के बावजूद उसका सम्मान वापस नहीं ला पाए। और ये सच है, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं कि जो बात तहसीन को समझ में आ रही है वो दूसरे लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है। मैंने पूरा पोस्टर देखा, इसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरे इसमें तो आपके पूरी पार्टी को खड़े हो जाना चाहिए था,
पार्टी क्या कर रही है? कह रही है ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, कह रही है कि सचिन पायलट हमको प्रमाण दें। इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत जो कहते थे कि हम जांच कराएंगे, वो मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ। और अगर कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही वहां पर आपसी लड़ाई की वजह से बुरी हाल में है, अगर वो अभी इस तरह से दिख रही है तो चुनाव जाते जाते उसका क्या हाल होगा, ये आज सचिन पायलट के अनशन में आई भीड़ से आसानी से समझा जा सकता है। और इसका जिम्मेदार अगर कोई एक व्यक्ति है तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है। नहीं तो शीर्ष नेतृत्व कौन है यही समझ पाना मुश्किल है ना विजय कौशिक जी। अभी तो यही कंफ्यूजन सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, शीर्ष नेतृत्व में किसको गिना जाए? सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अशोक गहलोत को? आखिर कौन है आपका शीर्ष नेतृत्व जिसकी बात कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? किसकी सुनी जाए? हाँ। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका, सभी हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, इसमें किसी को शक भी नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता है पहली बात। तो शीर्ष नेतृत्व की सुन कौन रहा है विजय जी? जिस शीर्ष नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, क्या अशोक गहलोत अपने शीर्ष नेतृत्व की सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। कर्नाटका का जिक्र जहां का हो रहा है वहां पर क्या शीर्ष नेतृत्व की सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही। क्या छत्तीसगढ़ में सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही। पंजाब में नहीं सुनी गई। तो ये शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है आखिर? रीमा जी सुन तो लीजिए, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। बताइए। शीर्ष नेतृत्व ने कल भी सचिन पायलट को खड़े शब्दों में बता दिया था कि आपके पास सबूत है तो लाइए, क्योंकि जिन भ्रष्टाचार और मुद्दों की बात आप कर रहे हैं वो पहले से मुकदमा दर्ज है, उनमें जांच चल रही है भाजपा नेताओं के खिलाफ, और किसी भी भाजपा के भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें जेलों में ठोका जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन पार्टी द्वारा उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी दी गई, और उसके बावजूद भी अगर वो पार्टी तो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति कालीदार की होगी। विजय जी, विजय जी, विजय जी, विजय जी, एक मिनट विजय जी, एक मिनट विजय जी। आज आपके कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, ये लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र एक समय में था, ये जो ट्वीट हुआ है वीडियो, उसकी भाषा आपने सुनी होगी ऑब्वियसली। उसमें कहा गया है ना कि अपनी बात रखने का अधिकार हुआ करता था एक समय में, अब वो लोकतंत्र खत्म हो गया। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? पार्टी में लोकतंत्र खत्म है क्या आपकी? उसी पर ट्वीट किया गया है क्या वो आज? नहीं, वो मोदी सरकार के बारे में ट्वीट किया गया है, और यहाँ तो हम सचिन पायलट जी की लगातार सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं कि आप उनकी बात जो है वो तो पार्टी विरोधी है, तो उनकी बात सुनी कहाँ जा रही है? रीमा जी तो सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं अशोक गहलोत जी को हटा दे और उनको मुख्यमंत्री बना दे। पार्टी हाईकमान ने कहा भी बिल्कुल बना देते, अगर आपके साथ विधायकों का बहुमत होता। उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बनना चाहते थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, जबकि विधायक। विजय कौशिक जी, एक मिनट विजय कौशिक जी, ये पुरानी हिस्ट्री मत बताइए मुझे। गद्दार, निकम्मा, नाकारा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अशोक गहलोत अगर करते हैं सचिन पायलट के लिए, तो ये क्या है? गद्दार, निकम्मा, नाकारा, हमने सुनाई थी वो बाइट। अशोक गहलोत जो है वो सचिन पायलट के पिता तुल्य हैं, और उनके पिता के साथ उन्होंने राजनीति की हुई है। अगर कोई पिता तुल्य व्यक्ति अगर कोई इस तरह के कड़े शब्दों का भी प्रयोग कर दे, तब भी सचिन पायलट को जाकर उनसे गले मिलना चाहिए। इसमें क्या बुराई है, क्या परेशानी है? अगर उनको पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा सचिन पायलट को, अगर एक बुजुर्ग द्वारा ये नहीं बताया जाएगा कि आपने गद्दारी की थी और सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो भविष्य में भाजपा की चाल में आकर पार्टी विरोधी काम करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पारिवारिक उनके मुखिया होने के नाते उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, अगर सचिन पायलट समझ गए करेंगे तो पार्टी हाईकमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ओके, एक रिएक्शन, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि जिस पर आरोप लगा रहे, जिनके हाथों में सचिन पायलट खेल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद खेल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया खेल रहे थे, फिर वो तो चले ही गए अब उनकी पार्टी में। वो बीजेपी से जरा रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, फिर मैं तहसीन आपके पास आ रही हूँ। हाँ लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, तहसीन भाई जैसे हम कांग्रेस से सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या है कि इनको हर 4-6 महीने में बदलना पड़ता है। जैसे 4 महीने पहले इसी तरह की डिबेट में ये जो शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट जी के लिए कर रहे हैं, 4 महीने पहले ये अशोक गहलोत जी के लिए कर रहे हैं। जो अजय माकन है, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपको पता है। और किस बात पर दे दिया कि उनका यह कहना था कि अनुशासनहीन अशोक गहलोत पर आलाकमान कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर 4 महीने पहले ही अजय माकन ने
प्रभारी राजस्थान पद से इस्तीफा दिया। और आप देखिए वो बात क्या थी, बात ये थी कि आला कमान का एक लाइन का प्रस्ताव लेकर दिल्ली से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान पधारे थे। राजस्थान में 8 घंटे तक मुख्यमंत्री के आवास में ये बैठे रहे, विधायकों का इंतजार करते थे। 100 विधायक इन्हीं सरकार के एक मंत्री के घर पर इसी सरकार के जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आए उनके खिलाफ वहां पर प्रस्ताव पास करते रहे, विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देने चले गए। और जो एक लाइन का प्रस्ताव जिसके बार बार बात कर रहे थे उसको बाकायदा आप लोगों के चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्रियों ने खारिज कर दिया। तो तब ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और इनसे संपत्ति रखने वाले लोग थे अशोक गहलोत के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आज अशोक गहलोत ने, मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई है कांग्रेस पार्टी के आला कमान को कि आज 4 महीने बाद यही स्थिति उन्होंने सचिन पायलट के लिए क्रिएट कर दी। तो कांग्रेस जो है वो अपने ही अंतर्द्वंद में इस कदर उलझी हुई है। हाँ। ये जो 2-3 बहुमत का दावा करते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि अशोक गहलोत भी विधायक का चुनाव दोबारा जीत पाने की स्थिति में। एक फोटो आज काफी वायरल हो रहा है, 1 मिनट के लिए जरा मैं टीम से कहूंगी वो फोटो दिखा है। राजस्थान सरकार के मंत्री जिनको समझा जाता है प्रताप सिंह खाचरियावास जी, इनका फोटो एक काफी वायरल हुआ। तो लक्ष्मीकांत जी, ये फोटो में जो उनका आज लॉकेट है उसका कनेक्शन किसके साथ है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर पर कि क्या उस फोटो में जो लॉकेट उनको पहनाया गया है लिखा हुआ है जय श्री राम, वो सचिन पायलट और उनका खेमा जो उनके समर्थित विधायक हैं उनका कोई कनेक्शन उसमें सामने आ रहा है क्या? अभी मैं फोटो दिखाती हूँ आपको। हाँ। मैंने कल उसको ट्वीट किया था और हाँ, मैंने ये देखिए सवाल उसमें किया था कि आप ये देखिए कि जो जय श्री राम का बड़ा सा लॉकेट पहनकर प्रताप सिंह खाचरियावास निकले हैं, उन्होंने कई फोटो खिंचवाए हैं उसमें, उसको खुद ने ही वायरल करवाया है। हाँ। और राहुल गांधी जो है वो 15-20 दिन पहले कह रहे थे कि बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये सीता विरोधी है, नारी विरोधी है, इनको जय श्री राम बोलना चाहिए। राहुल गांधी बड़े बड़े भाषण इस पर दे रहे थे। तो राहुल गांधी की बात के खिलाफ जाकर उन्होंने इतना बड़ा लॉकेट पहनकर जय श्री राम के साथ फोटो खिंचवाई, तो मुझे लगता है पृष्ठभूमि तो रची जा सकती है। ओके, क्या पृष्ठभूमि राहुल गांधी की बात ना मानने की जो परंपरा राजस्थान में शुरू हो गई है वो उसका मैसेज है। उन्होंने बोलकर नहीं बताया, लेकिन अपने जो उन्होंने जिस तरह का कल आवरण पहना था उससे उन्होंने बता दिया कि वो राहुल गांधी की किसी बात से सहमत नहीं है। राहुल गांधी का तो बड़ी वो है, मेरे पास तो भी वीडियो भी है, आप चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा। राहुल गांधी किस तरह बोल रहे थे कि जय श्री राम बीजेपी नारी, वो सबने सुना था, वो हमने भी सुना था, वो सबने सुना। तहसीन पूनावाला जी, ये क्या संकेत है, पहले तो इसी पर आ जाते हैं, ये क्या राहुल गांधी को संकेत है, आला कमान को संकेत है, या किसको संकेत है? क्योंकि अब तो सब कुछ सतह पर है ना, 1 साल के अंदर दूसरी बार ऐसा होना। मुझे याद है मैं एक चीज 10 सेकंड में शेयर करूंगा। एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, उनको कोई परेशान करने की कोशिश करता था, हर्षवर्धन जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार परेशान करने की कोशिश करते, उनसे सवाल कर रहे थे, उनसे कुछ निकालने की कोशिश करते, वो बिल्कुल मौन बैठे थे, कुछ उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। अरे अगर किसी ने जय श्री राम का पेंडेंट पहना, मैं मान लेता हूं, हाइपोथेटिकली मान लो जो कह रहे सही है, पहना किसी ने जय श्री राम, तो आप काहे जय श्री राम भाजपा को दे रहे हो? उनके हाथ में आप क्यों दे रहे हो कि जय श्री राम भाजपा का पेटेंट हो गया? अरे राम जी तो सबके है ना, कण कण में बसते हैं राम जी, कांग्रेस वालों के भी है ना। आप भाजपा को क्यों देते? आप उसको ले लीजिए। हम कहां दे रहे हैं? राहुल गांधी की बात हो रही थी, राहुल गांधी दे रहे हैं ना, हम कहां दे रहे हैं? राहुल गांधी दे रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ। ये भाजपा ने वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेसी थे, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया, उनको अपना लिया। भाजपा को कह रहे, आप सोचिए ये पॉलिटिक्स, ये बहुत, अरे बीच में मत बोलिए प्लीज, जो भी है, मैं 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। ये कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है, ऑनेस्टली मैं सच कह रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी लेवल पॉलिटिक्स हो गई, इससे बाहर निकलिए। असल जिंदगी की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। असल जिंदगी में जो होता है आपको दिखाना नहीं होता, जो दिखता है आपको वो आपको बताना नहीं होता। पॉलिटिक्स वो होता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आप मान लीजिए, अरे सर एक 10 सेकेंड ना सर, मैं थोड़ा सा मैं कुछ चीजें अंदरूनी जानता हूँ सर। मैं जानता हूं बहुत वरिष्ठ नेता, 10 सेकंड में कुछ अंदरूनी चीजें बता रहा हूं, रीमा जी को अच्छा लगेगा, मैं दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं खुद मानता हूं अशोक जी सबसे वरिष्ठ नेता है, मैं खुद मानता हूं, लेकिन अगर आप एक्नॉलेज करोगे कि भाजपा का करप्शन नहीं, तो इसमें नुकसान आपका है। आप, अगर मैं होता इंचार्ज राजस्थान, मैं क्या करता? मैं प्रेस रिलीज निकालता, बहुत अच्छा कर रहे सचिन पायलट, भाजपा है ही भ्रष्ट, और अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, ये तो और ज्यादा काम है, आप उसे अपना लीजिए। आप देखिए भाजपा हर चीज को अपना लेती है, आप अपना लीजिए, आप काहे उससे लड़ रहे हो? और फिर आप दोनों को बुला के बिहाइंड द सीन्स आप पीस कर दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। पर पता है रीमा जी दिक्कत क्या हो गई है?
अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों को लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे सचिन पायलट, मिलिंद ब्योरा, अशोक चौहान, अशोक गहलोत जी से बड़े नेता है। अब अगर आपकी सोच यूनिवर्सिटी के तो आप वो पॉलिटिक्स करोगे, तो पॉलिटिक्स हार्डकोर है, आपको हार्डकोर पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि सामने वाला जो आपका ओपोनेंट है भाजपा, वो हार्डकोर पॉलिटिक्स करता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, राजस्थान भाजपा में उतनी ही लड़ाई है जितनी कांग्रेस भाजपा में, कांग्रेस राजस्थान में उतनी ही लड़ाई है। आप इसे मैनेज और परसेप्शन कैसे मैनेज करते हो, वही सवाल वही है। जीतना कर्नाटका कांग्रेस को है, आप जाकर सेल्फ गोल मत मारिए, कोई सेल्फ गोल मत मारिए। आपने हिमाचल जीता, सेल्फ गोल कांग्रेस को मारना बंद करना है, कांग्रेस जीत सकती है और ये जरूरी है। हर्षवर्धन जी, ये तो एक तरीके से वही वाली बात आ गई ना, हर बार जो आती है, ये एडवाइजर्स जो हैं, रणनीतिकार, कोटरी, ये फिर तो उन्हीं की दिक्कत है, स्क्रिप्ट की दिक्कत नहीं है, लिखने वालों की दिक्कत है ना फिर तो। अब ये कहते कोई कॉलेज का लड़का, हर्षवर्धन जी 10 सेकंड, एक कॉलेज का लड़का सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बड़ा नेता है, राहुल जी से सबसे दूसरा पॉपुलर। अब कोई ये इसमें कोई बात पे कोई तर्क हो सकता है, कोई सर्व पैर हो सकता है इस बात में? अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट से कॉलेज का लड़का बड़ा नेता है राहुल जी। ये कॉलेज के लड़के जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मैंने आज प्रोग्राम का नाम उसी पर रखा है। ये जिस कांग्रेस पार्टी में जिस नेता की पॉपुलैरिटी की आप बात करें, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस, उसी पर नाम रखा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए रीमा जी, कांग्रेस पार्टी कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, ये बहुत बड़ा रहस्य हो गया है। और कांग्रेस पार्टी में सचमुच कोई है ऐसा जिसको लगता है कि उसकी बात अगर कितनी भी गंभीर हो तो शीर्ष नेतृत्व सुन लेगा? तो मुझे लगता है अब शायद ऐसा एक भी नाम नहीं हो किसी भी पार्टी में। अगर किसी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके सामने सच बताने का साहस, ठीक बात कहने का समाप्त साहस तो बाहर हो जाए, तो उस पार्टी का वही होता है जो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। और यहां जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किलों में फंसती है, वहां से शीर्ष नेतृत्व मुंह ही मोड़ लेता है, उधर वो ध्यान ही नहीं देता। कहता है अरे जाने तो, जब लड़ भिड़ के कट पिट के खत्म होके बच के जो बचेगा वो हमारे साथ ही तो आएगा। उसको बोलना तो राहुल गांधी जिंदाबादी है, तो उनको इससे मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी कहां कितनी बड़ी हो रही, अंत में राहुल गांधी जिंदाबाद बोलना है, ये उनको पता है। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी, एक सेकंड आपको इसमें टोकूंगी। अब तो प्रियंका गांधी भी है ना मैदान में सामने, तो राहुल गांधी जिंदाबाद बोलना है या प्रियंका गांधी जिंदाबाद बोलना है? अब तो पॉपुलैरिटी की लड़ाई यहां पर भी चल रही है, ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी। हाँ, वो लड़ाई बहुत पहले से। मुझे तो सचमुच आश्चर्य होता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी में कोई करिश्मा है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, जो भी आप कह रहे हैं, क्योंकि कोई जो भी कहा जा रहा है उसको जानने के लिए तो पहले बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में तो टेस्टिंग सफल नहीं हुई थी क्योंकि राहुल गांधी खुद ही हार गए थे, प्रियंका जी इंचार्ज थी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो एक बार खुलकर प्रियंका गांधी कीजिए, एक बार अवसर दे दीजिए। लेकिन राहुल गांधी तो बहुत, जिसको कहते हैं ना, कितनी जबरदस्त घेरेबंदी कर दी। पहले भी कहा कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि उनको डर रहा होगा कि कहीं हमने छोड़ दी कुर्सी और प्रियंका बैठ गई। आप कल्पना कीजिए, अगर अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रियंका होती तो कितना भी राहुल कह रहे हैं, आप खड़गे जी और प्रियंका जी को जरा रिप्लेस करके देखिए, क्या राहुल गांधी की यही स्थिति रह जाती? तो मुझे तो लगता है कि ये जो नए वाले, हालांकि इसमें मुश्किल यही है कि कहां किधर कहें, जो आपने कहा ना टुकड़े टुकड़े, सारे तरफ कम्युनिस्ट सलाहकार ही तो हैं, और कम्युनिस्ट भला कांग्रेस को क्यों बहुत बड़ा करने देना चाहेंगे? आज जहां गए हैं प्रियंका और राहुल जी, उस केरल में कम्युनिस्टों ने ही तो कांग्रेस को किनारे कर रखा है ना। तो बड़ा कांग्रेस इस डायलेमा से जब तक नहीं निकल पाएगी, इस भ्रम से जब तक नहीं उभर पाएगी कि उसको लड़ाई कहां लड़नी है, किससे लड़नी है, और जब तक वो पुरानी परिभाषाओं से बाहर नहीं आएगी, उसको लगता है कि कम्युनल कहेगी और सेकुलर हम हैं, तो उसमें कुछ हो जाएगा। जनता बहुत आगे निकल आई है, बहुत मॉडर्न पॉलिटिक्स हो रही है, आप अभी उसी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। त्रिपुरा में लेकिन दोनों ने हाथ मिला लिया था, हालांकि वहां भी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सीपीएम के साथ चली गई थी कांग्रेस। तो केरला में लड़ाई है, हाथ मिला रहे, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है? हाँ, बंगाल में अलग है। बात जोड़ लूं 10 सेकंड में? जी तहसीन जी, अगर आप इजाजत दें। हाँ। प्रद्युत जब गए, हम लोग बैठे, मैं उसको समझा रहा था मत जाओ, और प्रद्युत ने मुझे ये बात दिल्ली में कही थी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि भाई मैं ऑपोजिशन लीडर बनूंगा कांग्रेस के अंदर, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस को खत्म करेगी त्रिपुरा में। ये जब गए तो सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, ये कहा कि भाजपा के एजेंट है, ये वो है। आप देखिए
आज इस शो में मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ विजय जी की, वो वरिष्ठ नेता है, लेकिन विजय जी मुझ पे अटैक कर रहे हैं। मैं उनकी टीम में हूं, हमारे बीच में लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से। और मैं जेन्युइनली मानता हूं अगर ये देश बच सकता है तो कांग्रेस ही इस मुल्क को बचा सकती है। पर हम काहे लड़ रहे हैं, हम काहे जो हमने अचीव किया है उनको प्लेटर पे दे रहे। भगवान राम भाजपा के कैसे हुए, कैसे हुए? हम ही उनको प्लेटर पे दे रहे, काहे दे रहे उनको प्लेटर पे? राम तो मेरे हैं, उनके काप से हुए। विजय जी, ये टीम जो खेल रही है कांग्रेस पार्टी, कितनी टीम है आपकी पार्टी में? अभी तो आपने खुद ही कहा इतने सारे लोग हैं, तो कौन सी टीम से लड़ाई है? कौन सी टीम से लड़ाई है वो बता दीजिए पहले। मेरी बात तो सुनिए, मैं तहसीन भाई से 100 बार लड़ूंगा, भाई तहसीन मेरे से 100 बार लड़ेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की खूबी है कि यहाँ हम वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर एक हैं। हमारा मतलब एक है, भाजपा को बेनकाब करना, महंगाई, बेरोजगारी जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर लड़ाई करना भाजपा के खिलाफ। तहसीन भाई और मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर सचिन पायलट कुर्सी को लेकर ऐसे काम करेंगे कि जो उन्हें कालिदास की श्रेणी में डाल दे, वो भी हम नहीं चाहते। आज आप एक शब्द, आज आपने सोचा एक शब्द कालिदास, इसको आपको बार बार हर सवाल के जवाब में रिपीट करना है विजय जी। हाँ, मैंने सवाल क्या पूछा, आज आप नहीं, आप ये बताइए, ये जो कालिदास हैं कांग्रेस के कालिदास जिसकी आप लगातार बात कर रहे हैं, पंजाब में भी तो हाथ मिलवाया गया था ना अमरिंदर सिंह का और नवजोत सिंह सिद्धू का, फिर क्या हुआ? सिद्धारमैया के साथ डीके शिव कुमार को भी गले लगवाया गया, फिर क्या हो रहा है वहां पर? बार बार भूपेश बघेल के साथ भी तो गले मिले थे सिंहदेव, लेकिन वहां भी तो यही हुआ है। तो ये कालिदास कितने हैं कांग्रेस में आखिर? हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राज्यवार एक कालिदास है, जैसे हरियाणा में अशोक तंवर थे, के खिलाफ खुद को मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर करवाना। तो ये कालिदासों का आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? इतने कालिदास है जब पार्टी में, आपने मान लिया इतने हैं। हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी सारे मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, समय समय पर मीटिंग बुलाकर बात भी करते हैं कि किस। विजय जी, उसके बारे में लक्ष्मीकांत जी ने खुलासा कर दिया है कि उनको बिना चाय पिलाए ही, उनके साथ बैठे बिना ही उनको रवाना कर दिया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में लक्ष्मीकांत जी ने बता दिया। एक मिनट, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को हमने उप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, अध्यक्ष बनाकर जब आपने भेजा था तब कोई सत्ता तो थी नहीं। सचिन पायलट ने जब मेहनत की, जब वो पूरे राजस्थान में घूमे, कितना किसका प्रभाव है ये अलग बात। ये भी होता है कि पार्टी जब जीत रही होती है तो चुनाव के पहले टिकट किसने बंटवा लिया अपने लिहाज से, वो बड़ा नेता हो जाता है। अशोक गहलोत इसमें बाजी मार ले गए। लेकिन सवाल ये कि आगे देखना कांग्रेस को कब आएगा? मुझे तो नहीं लगता वो आगे देख रहे। अगर आप दिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इसमें आपको साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में अच्छा फैसला है कि आपने टीएस सिंहदेव पर भूपेश बघेल को वरीयता दी। ये एक तरीका होता है ना कि आप आगे की राजनीति देखिए, लेकिन आगे की राजनीति बनाए रहे, आपके में भी रहे। अगर ये स्थिति नहीं बन पा रही तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है। ठीक है, खुद सचिन पायलट है, चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि परिस्थितिवश जो विधायकों की आवाज थी उसको माना गया। ऐसी वो बात उस मध्य प्रदेश मानी गई तो पार्टी ने कहा। विजय जी दिक्कत, विजय जी ये जो विजय जी तहसीन पूनावाला जिन सलाहकारों की बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की इस वक्त। आप लोग हिस्ट्री से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं। अरे विजय जी, इतिहास से बाहर निकलिए। पहले की राजनीति और अब की राजनीति बदल चुकी है विजय जी। पहले की राजनीति 60 साल शासन किसने किया, उसके आगे देश निकल चुका है। हुड्डा जी से आगे बीजेपी की सरकार बन चुकी है। उसके बाद क्या हो रहा है? मनोहर लाल खट्टर अभी वहां के सीएम है, तो इसलिए आगे के बारे में सोचिए ना। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तहसीन भाई की बात से सहमत हूँ, जो इन्होंने सलाहकारों वाला मुद्दा उठाया है।
निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीतिकार है उनकी कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसके कारण हमें देखने पड़ रहे हैं। और आने वाले समय में हम इसमें बदलाव लाएंगे। निश्चित तौर पर नई रणनीतियां हम तैयार करेंगे और भाजपा का मुकाबला करेंगे। आज भी कर रहे हैं, लेकिन आगे और बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर सभी को गले लगाएंगे। ओके, सभी को गले लगाएंगे? बिल्कुल। कौन सब है? हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, उनको भी गले लगाएंगे। एक साल, इसी साल के अंत में चुनाव है विजय जी, इसी साल के अंत में चुनाव है, कब गले लगाएंगे? आप देखिएगा, और चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस की मजबूती के लिए, कांग्रेस विधायकों को जिताने के लिए काम करेंगे। ओके, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, ये जो बीजेपी के आईटी सेल के एजेंट के तौर पर सचिन पायलट को आज दिखाया जा रहा है, सुबह से लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका जो आईटी सेल है वो एक एजेंट बन गया है उन नेताओं के लिए जो लगातार कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं या अपने आला कमान के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये आईटी सेल के एजेंट की भूमिका में क्या आप लोग हैं क्या अभी वहां पर? देखिए, हमें तो कोई भी भूमिका दे, हम तो इनका बुरा नहीं मानते, क्योंकि इनकी जो दुर्दशा पूरे देश भर में हो रही है और राजस्थान में होने वाली है, तो इनके साथ क्या सिंपैथी रख सकते हैं, इनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। देखिए, ये 4 महीने पहले हमको अशोक गहलोत जी का आईटी एजेंट कह रहे थे, अब आईटी सेल का एजेंट कह रहे थे, अब सचिन पायलट जी का बोल रहे हैं, थोड़े टाइम बाद फिर किसी का बोलना शुरू कर देंगे। ये अपने आप में स्थिर नहीं। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, पिछले 20-25 साल का, उससे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं उनका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ। 98 में जब यहाँ राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था, तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लगा परशुराम भरदेवड़ा जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी की 156 सीटें आने के बाद। 2003 में जब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की सीटें आई 56, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जब वहां पर सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए, 2008 में जब फिर चुनाव हुआ तो सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गया अशोक गहलोत। फिर मुख्यमंत्री 5 साल अशोक गहलोत रहे, 2013 में चुनाव हुआ, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सीटें आई 21, 200 में से। भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई 163। फिर सचिन पायलट पधारे, सचिन पायलट जी ने लड़ाई लड़ी, सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी को एकजुट किया, अपने समाज को एकजुट किया, और एक जो समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता था उसको उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ लेकर गए, और इसकी वजह से सरकार बनी 2018 में कांग्रेस पार्टी की, हालांकि वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, और मुख्यमंत्री बन गया अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत कितने बड़े नेता है। और उसके अलावा भी आप देखिए, उसके ठीक 4 महीने के बाद राजस्थान में लोकसभा का चुनाव, अशोक गहलोत जी के बेटे प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के जोधपुर से लोकसभा के, और अशोक गहलोत जी जिस बूथ पर रहते हैं उस बूथ पर भी वो चुनाव हार गए। तो कितने बड़े नेता है अशोक गहलोत, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो खैर कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पहली बात ना लक्ष्मीकांत जी। और दूसरी बात ये कि अभी गुजरात का जो पूरा चुनाव लड़ा है ना कांग्रेस पार्टी ने, वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा एक तरीके से, क्योंकि जब जो वहां पर गया देखा सारी कमान जो है वो अशोक गहलोत के हाथ में थी। अब वो किस वजह से थी, ये एक सवाल का जवाब तो मुझे लगता है हर्षवर्धन जी दे पाएंगे कि क्यों इतना कुछ होने के बाद, राजस्थान में किरकिरी होने के बाद भी गुजरात की पूरी कमान जो है वो अशोक गहलोत के हाथ में थी। तो कोई वजह तो होगी, बताइए। पिछली बार भी गुजरात में प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत। हाँ, कांग्रेस पार्टी फिर चुनाव हारी थी। मैं भाजपा प्रवक्ता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने माना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत जो है हमेशा सफल रहे हैं, तो पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो समझ नहीं है, मैं बोल के आ रहा हूँ। आप क्या कांग्रेस पार्टी चलाएंगे, आपको समझ ही नहीं मैंने बोला क्या है। आप खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हर बार। विजय जी कुछ और सवाल था यहाँ पर, एक मिनट विजय जी, वक्त की बात है। पहले मैं हर्षवर्धन जी से इस बात का सवाल लेती हूँ, उसके बाद तहसीन पूनावाला के पास में जाऊंगी। हर्षवर्धन जी देखिए, रीमा जी, कहा जाता है ना किसी भी पार्टी का किचन कौन चलाता है, और अभी लंबे समय से कांग्रेस का किचन तो अशोक गहलोत ही चला है। और जाहिर है गुजरात चुनाव में प्रभारी बनाने के पीछे एक वजह हो सकती है कि सटा हुआ राज्य है, लेकिन मूल वजह यही थी कि कांग्रेस को कोई चाहिए था जो पूरे चुनाव प्रबंधन को कर सके, फंडिंग मैनेज कर सके, और उसमें अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री से बेहतर नाम भला क्या हो सकता। और शायद यही वजह है कि खुद प्रभारी अपमानित होकर चले आए राजस्थान से, लेकिन अशोक गहलोत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोटा बता दिया, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। असहाय है शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत के सामने, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, यही आप समझिए। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
ये जो आपने जिस यूनिवर्सिटी के एक युवा नेता की बात कही, और राहुल गांधी एक युवा नेता दूसरे पार्टी के, और प्रियंका गांधी युवा नेता, जब युवा नेताओं की इतनी भरमार है तो फिर एक एक करके युवा नेताओं को ही दरकिनार क्यों कर रही है पार्टी, और उन्हीं की रणनीति फेल क्यों हो रही है? और जितने पुराने नाम हैं, कमलनाथ हो चाहे अशोक गहलोत हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, उन्हीं की बात सुनी जा रही है, उन्हीं की बात मानी जा रही है। तो ये कोई खास वजह है क्या इसकी? युवाओं की सरकार बनना या युवाओं की पार्टी बनने से कुछ परहेज हो रहा है? नहीं, देखिए रीमा जी, इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये नहीं है कि कमलनाथ जी या अशोक गहलोत जी ये काबिल नेता है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और इनसे ज्यादा काबिल नेता आपको शायद भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। दोनों कमलनाथ जी और अशोक गहलोत जी बहुत काबिल नेता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक दल में दोनों के लिए जगह है, एक एक्सपीरियंस नेता के लिए और यूथफुल एनर्जी के लिए। सचिन पायलट जी भी केपेबल है, अशोक गहलोत जी भी केपेबल है, कमलनाथ जी भी केपेबल है और ज्योतिरादित्य जी भी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस छोड़कर कौन जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर जा रहे ज्योतिरादित्य जी जैसे नेता, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता जो वाकई काबिल नेता थे, और कांग्रेस में आ कौन रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता, कीर्ति आजाद जैसे नेता। मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात को गहराई से समझिए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब सारी जिंदगी भाजपा में थे, सारी जिंदगी भाजपा में जैसे कांग्रेस को कोसा। वो जिस दिन पटना में आपने उनको टिकट दे दिया, आपने कीर्ति आजाद को टिकट दे दिया दरभंगा से मेरा एक मैं चाहता था कि जो यूथ कांग्रेस का लड़का है उसको टिकट मिले, बढ़िया लड़का है, आपका झंडा उठाता। आज कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा चले गए टीएमसी के अंदर, और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के कैंडिडेट होने के बावजूद लखनऊ जाते कांग्रेस के कैंडिडेट के विरोध कैंपेनिंग की अपनी पत्नी के लिए जो सपा के टिकट के लिए लड़ रहे थे। ये क्या लॉजिक हुआ? आज आप परसों में देखा था, शायद हर्षवर्धन जी, रीमा जी 10 सेकंड दीजिए, शायद हर्षवर्धन जी ने देखा होगा, आपने देखा होगा, वो शरद यादव जी की बेटी को आपने प्रवक्ता बना दिया है। क्या है उसका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के अंदर? शरद यादव जी ने सारी जिंदगी सोनिया जी को कोसा है, इंदिरा जी को कोसा है, उसकी बेटी आज प्रवक्ता है। तो मैं कह रहा हूं विजय जी जैसे नेता, यंग नेता, आप उनको बनाइए। अब जयवीर शेरगिल जा रहे हैं बाहर और शरद यादव जी की बेटी बन गई। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के बुरा नहीं। अगर लोग जाते, जो टैलेंट जा रहा है, अगर ज्योतिरादित्य जा रहा है, हिमंता बिस्वा जा रहा है, सामने आपके कौन आ रहा है? सामने आपके आ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो भी आपके नहीं, वो चले जा रहे टीएमसी। तो ये नफा नुकसान आपको देखना होगा। मैं लड़ना चाहता हूं लक्ष्मी, मैं लड़ना चाहता हूं यहां पे भाजपा के साथ। मैं सफाई दे रहा हूं कांग्रेस को, लक्ष्मीकांत जी को छोड़ते मैं कांग्रेस को सफाई दे रहा हूं। ये कौन सी राजनीति है? तहसीन जी एक सेकंड, वक्त की बाधा है, लेकिन जो भी लोग जिनके आपने यहाँ पर पूरी फेहरिस्त गिनाई है, वो सभी लोग जाते जाते राहुल गांधी को ही जिम्मेवार ठहरा के गए हैं कि राहुल गांधी की वजह से वो जा रहे हैं। तो वो रणनीतिकारों की बात नहीं है, राहुल गांधी के अंदर दिक्कत दर्शा रहे हैं वो बार बार। विजय जी तहसीन पूनावाला से सवाल था। हाँ। कभी भी ज्योतिरादित्य जी ने राहुल जी पे निजी हमला नहीं किया था, अभी रिसर्च जो उसके पहले उन्होंने नहीं किया था, प्रद्युत ने नहीं किया था, हिमंता जी ने किया था। ये कुछ देखो, लोग छोड़ते अलग अलग वजह से, लेकिन आपको एक चीज करना होगा एज अ पार्टी, लोगों को साथ में बिठाकर बातचीत और वार्तालाप कराना होगा। अगर आप बातचीत ही करोगे, रीमा जी, अगर मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा तो मैं आपके शो में शिरकत कैसे करूंगा? मुझे मौका कैसे मिलेगा? कहीं तो आपको रीच आउट करना होगा। पॉलिटिक्स आर्ट ही है रीच आउट करने की। पॉलिटिक्स में वाजपेयी जी क्या कहते थे? मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आप ये करना होगा, ये पॉलिटिक्स यही तो है। पॉलिटिक्स और क्या है? बातचीत ही तो पॉलिटिक्स है, वार्तालाप। भगवान कृष्ण भी गए थे ना पहले, ठीक है, के पहले के समझौता हो जाए। ओके वक्त की बाधा है तहसीन जी, लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त कांग्रेस में जो सब चल रहा है, हर रोज एक नई खबर कुछ इसी तरह की आ रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल अच्छी नहीं है। कभी विपक्ष की तरफ से शरद पवार की तरफ से बयान आता है और कभी खुद राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं। आज भी वो सावरकर का जो मुद्दा था वो दिखाई दे ही रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान, आप आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जिस तरह से इस टुकड़े टुकड़े कांग्रेस की बात हो रही है, जिसका जिक्र शो में भी आया, ये टुकड़े टुकड़े आखिर कर कौन रहा है कांग्रेस के? और अगर टुकड़े टुकड़े कांग्रेस हो रही है तो अभी तक जो शीर्ष नेतृत्व या जो आला कमान है, जिसको लेकर अभी कंफ्यूजन है कि आखिर असली आला कमान है कौन, वो चुप्पी साधे क्यों बैठा है? आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
गहलोत सरकार के खिलाफ